हेलो डियर, आपका ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर। ये अपनी ज्योमेट्री की सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको मिसलेनियस थ्योरम्स करवाऊंगा जो ज़रूरी हैं अपने सिलेबस के। जो बचे कुछ थ्योरम हैं उनमें एक आधे के ऊपर जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन करवाऊँगा है। एक आधे ऐसे हैं जो जस्ट डायरेक्टली ही आएंगे, वो सिर्फ मैं आपको थ्योरम करवा दूंगा। और उनको याद कैसे रखना है, याद रखने का बेस्ट मेथड ताकि एग्ज़ाम में आप भूलें नहीं। अगर आप भूल भी जाएं तो थोड़ी सी देर में आप उनको निकाल पाएँ हैं। इस तरीके से मैं आपको वो चीज़ें रटवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी ज्योमेट्री की, वो होगी मास पॉइंट ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। एक क्लास के अंदर हम मास पॉइंट ज्योमेट्री यानी कि एमपीजी कर लेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो साइन रूल एंड कोसाइन रूल के ऊपर हम क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। साइन रूल और कोसाइन रूल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी एक आधे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा कोसाइन रूल के ऊपर, और इनको रिवाइज कर लेते हैं। और साइन रूल का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, एक्सटेंडेड साइन रूल उसको बोलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो साइन रूल मैंने आपको कैसे बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो साइन रूल मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बताता है। साइन रूल हमें यह बताता है वर्टेक्स ए के, एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ ए, बी के सामने वाले वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ बी और सी के सामने की लेंथ सी। ऐसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, कन्वेंशनली हम ऐसे लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि ए अपॉन किसी भी ट्रायंगल की साइड की जो लेंथ है उनका जो रेशियो होता है वो वही रेशियो होता है जो उनके सामने वाले एंगल्स के साइन का होता है। ए के सामने ए है तो साइन ए, साइन बी एंड साइन सी, ठीक है। ये मैंने लैंग्वेज बताई थी। अगर आपको कोई भी दो एंगल मिल जाते हैं तो उस एंगल और दूसरे एंगल के साथ अगर आप साइन लगाओगे तो उनके आमने सामने वाली साइड्स की लंबाइयों का रेशियो आपको मिल जाएगा। इसको एक्सटेंडेड साइन रूल इज इक्वल टू 2r आप कर दोगे तो ये हो गया एक्सटेंडेड साइन रूल। इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो सर अब ये r क्या है, ये r है मेरे भाई सरकम रेडियस, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी देर लगती है, बिल्कुल रिलेवेंट आपके सामने मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। यह है सरकम रेडियस, यानी कि उस सर्कल का रेडियस जो इस ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब कर रहा है। तो देखो जी कैसे, थोड़ी सी देर लगेगी, मैं आपको पहले हिंट दूंगा, पहले आप खुद प्रूव करने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। फिर एक आधे क्वेश्चन में हम साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज़ भी कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। तो लेट दिस बी ओ, ये ओ है जो इस ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, उस सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल आर, और ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल आर, इस सर्कल का रेडियस। अगर मैं यहाँ से, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई, आप बोलोगे जी हाँ सर। अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दूँ तो ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, आप बोलोगे हाँ सर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a/2, जी हाँ। अब ध्यान से देखो, आपको एक बात पता है कि किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर पर बना हुआ एंगल उस एंगल से डबल होता है। अगर ये वाला एंगल, इस एंगल को अगर मैं एंगल ए बोल रहा हूँ तो ये पूरा एंगल क्या होगा, पूरा एंगल सर 2a होगा, ठीक है। और आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने एल्टीट्यूड खींची है, मीडियन खींची है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी। तो ये वाला भी एंगल ए होएगा, बिकॉज ये पूरा 2a होएगा, ये ए होएगा, एंगल बाइसेक्टर है, पूरा 2a होना था, लेकिन इधर वाला ए हो जाएगा, इधर वाला ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन ए लिख दूं, अगर मैं लिख दूं साइन ए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है a/2 और हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने r। तो अगर मैं साइन ए को इधर लेकर आऊं, a/sin a इज 2r, a/sin a इज 2r, ठीक है, क्लियर है। तो जिस तरीके से मैं आपको साइन रूल बता रहा हूं उसी तरीके से बस आपने करना क्या है, एक्सटेंडेड साइन रूल निकालने के लिए जस्ट एंड में एक 2r चिपका देना है। अगर कभी कभी वो ऐसे यूज़ भी करेगा, हालांकि अभी तक उसने यूज़ नहीं किया है अपने एसएससी के अंदर, ठीक है, बट एक छोटा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट कोसाइन रूल मैंने आपको कैसे बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोसाइन रूल बताया था भाई कि अगर एक ट्रायंगल की
दो साइड्स के बीच में, दो साइड की लेंथ हमें पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो हम तीसरी साइड जो है वो निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल की तीनों साइडों और किसी भी एक एंगल, अगर कोई भी एक एंगल गिवन हो तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, उसे हम कोसाइन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, समझ में आ गई। इसमें आपको वो भी फील आती होगी, एक तो पाइथागोरस वाली फील आती हो कि 90 डिग्री के सामने ये है, तो सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ये पाइथागोरस है नहीं। और इसके अंदर आपको फील आती होगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल भी चिपकाना पड़ेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर है, तो ये सबसे पहला एक एक्स्ट्रा रूल हो गया, देखते हैं आप इसको यूज़ कर पाओगे कि नहीं। इसके अंदर मेरे पास हर तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको कैसे भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, आपको नानी भी याद आ सकती है, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एटलीस्ट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, जो रिलेवेंट हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है भाई, ABCD इज ए पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम वेयर AB इज टू AD इज 2:1, तो AB इज टू AD जो है दैट इज 2:1। अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, तो फिर सामने वाली साइड 1 होगी, फिर ये भी 2 होगी। क्लियर है, ओके जी। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60, पैरेललोग्राम का एक एंगल 60 है, तो डेफिनेटली ये कम वाला ही हम 60 मानेंगे, ये 60 हो गया तो ये पूरा 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, द टू डायगनल्स आर इन दी रेशियो, जो दो डायगनल्स हैं उनकी लंबाई किस रेशियो में होगी, बताओ, सोचो। अगर वैसे दिमाग में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट इस बात से दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को कहाँ पर करवा रहा हूँ, कौन से थ्योरम्स के बाद करवा रहा हूँ। देखो भाई, BD एक डायगनल है, तो अगर आप ट्रायंगल ABD के अंदर कोसाइन रूल लगाओगे, इन दो साइड्स की लंबाई हमें पता है। अब बोलोगे सर लंबाई नहीं पता, रेशियो पता है, हमें वैसे भी रेशियो ही निकालना है फाइनली, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट लंबाई नहीं चाहिए, सिर्फ रेशियो चाहिए, उसी से काम चल जाएगा। तो BD स्क्वायर, एक्चुअल में ये BD स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं BD स्क्वायर की लंबाई का किसी और लंबाई के साथ रेशियो निकालूंगा तो रेशियो हम निकाल पाएंगे। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2AB इंटू कोस थीटा दैट इज इक्वल टू कोस 60। ठीक है जी, तो दिस विल बी इक्वल टू, आगे देखेंगे। अगर मैं ट्रायंगल ABC के अंदर यहाँ पर, अब ये मत कर देना कि 120 डिग्री को आप दो बराबर हिस्सों में बांट दो, 60 और 60, तो आपको बता रखा है पैरेललोग्राम के अंदर ये डायगोनल है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है, रोम्बस में करता है, स्क्वायर में करता है, जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो उसमें करता है, रेक्टेंगल में भी नहीं करता है। ठीक है भाई, ओके। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 माइनस 2AB इंटू कोस थीटा यानी कि कोस 120। तो वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिकॉज कोस 120 जो है वो बार बार यूज़ होता है, मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये बार बार यूज़ हो रहा है। तो कोस 60 की जो वैल्यू है ना मेरे भाई, हाफ, उसका उल्टा है बस, उसका उल्टा नहीं, सॉरी, उसका नेगेटिव है ये बस। कोस 60 की जो वैल्यू है 60 का डबल 120 है, रटने की टेक्निक बता रहा हूँ जैसे मैंने याद कर रखा है। ठीक है, तो ये अगर हाफ है तो 2 से 2 गया, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3। ओके, ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 गया, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 गया, 4 1 5 और 2 7। ठीक है, अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो BD इज टू AC इज इक्वल टू √3 इज टू √7, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस मत मार देना, उसने ये बोला है क्या पहले बड़े वाला डायगोनल, नहीं बोला है, तो दिस इज द आंसर, पहले बड़े वाला छोटे वाला ऐसा कुछ नहीं बोला है उसने, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है।
द एंगल बिटवीन दैम इज 60, तो यही मान लेते हैं, ये 60 के जैसा दिख रहा है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये 120 डिग्री होएगा। ओके, द थर्ड साइड इज 3, तो कोई भी एक साइड 3 मान लेते हैं, ये वाली। देन दी फोर्थ साइड इज, तो फोर्थ साइड की लंबाई निकालनी है। अब ये मत बोल देना कि ऑपोजिट का सम बराबर होता है, ऐसे कोहनी मारूंगा, इस तरफ मुंह है तो कोहनी लगेगी तुम्हें, क्योंकि वो टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल के अंदर बोला था। ठीक है, वो वाली क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर बोला था कि ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो पेरीमीटर को भी बांट लेती हैं, एंगल को भी बांट लेती हैं, एरिया को भी बांट लेती हैं, अगर ध्यान आया तो इस साइड को मैं मान लूंगा x। तो अब दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल पता है, तो इतना दिमाग लगा सकते हो कि मैं इसकी लंबाई निकाल लूं। आप यहां पर कोसाइन रूल लगाकर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसकी लंबाई निकालोगे, जी हाँ, और यहाँ पर कोसाइन रूल लगाकर भी इसकी लंबाई निकाल लोगे। यहाँ से भी AC स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से भी AC स्क्वायर निकलेगा, तो कर देते हैं कंपेयर। तो यहाँ से निकालता हूँ पहले 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस, यहाँ पर कर पाऊंगा मैं, लिख तो नहीं पाऊंगा, देखो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 3 दूनी 6x कोस थीटा कोस 120। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू है हाफ इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ जाएगा, और AC स्क्वायर की ही वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2AB 5 दूनी 10 दूनी 20 इंटू कोस 60 दैट इज 1/2। ठीक है, 2 से ये जाएगा 10 पर, 2 से ये जाएगा 3 पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3x। ठीक है, इधर हो गया जी 25 और 4 29, 29 में से 10 गए 19, 19 अगर इधर आएगा तो माइनस का 10। ठीक है जी, तो 2 ऐसे नंबर हैं जिनका सम -3 है, साइन पलटते हैं और प्रोडक्ट 10 है, तो 5 दूनी 10 और सम तो ये हो गया -5। और तो अब आप नेगेटिव में तो x की वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि साइड की लंबाई है, तो 2 ही लोगे, तो आंसर इस ऑप्शन है। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में CDS में। ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट, अब इसमें सर इतने कम क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ये पहले मैं करवा चुका हूँ साइन रूल और कोसाइन रूल, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि ये रिपीटेटिव चीज़ें हैं, तो इनको मैं मिसलेनियस एंड में इकट्ठे आपको करवा रहा हूँ। इनको अलग अलग जगह बताता तो आपको ये लगता कि छोटी छोटी चीज़ें ये भी बताया था, ये भी बताया था, बर्डन बिना वजह लेते एक वीडियो में करवा दूंगा, एक पन्ने पर देख लोगे, दैट्स इट। एक जगह इनके क्वेश्चन हो जाएंगे जो मिसलेनियस सी चीज़ें हैं, जो एक आधी बार दिख जाती हैं, बार बार बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है जी अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम भी मैंने पहले आपको बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, अपोलोनियस थ्योरम रिलेशन है किसके बीच में, ट्रायंगल की तीनों साइड्स और जो मीडियन है उसकी लंबाई के बीच में। ठीक है, इन दोनों साइड के बीच में से मीडियन खींची गई है, तो इन्हीं दोनों साइड के ऊपर मैं लिखूंगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो कौन सी दो साइड के बीच में मीडियन खींची गई है, इन दोनों साइड के बीच में मीडियन खींची गई है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन की लंबाई का स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर, प्लस ये वाला टुकड़ा ले लो या ये वाला टुकड़ा ले लो, कोसा भी ले लो, बिकॉज मीडियन है तो दोनों की लंबाई बराबर है BD स्क्वायर। इनको याद रखना पड़ेगा आपको, इन चीज़ों को रटना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैंने याद रखा है वही मैं आपको भाषा के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। देखो CGL 2018 Tier 2 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, इन ट्रायंगल ABD C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C मिड पॉइंट है, ओके जी। इफ AB इज इक्वल टू 10, AD इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 9। अब वो पक्का आपसे BD पूछेगा। देखो BD उसने पूछ ली, ठीक, क्यों? क्योंकि तीनों साइडों की लंबाई और जो मीडियन की लंबाई है उनके बीच में रिलेशन है, तो 2 साइड और मीडियन दे दिया। अब उसके पास बचा क्या, बेचारे के पास तीसरी साइड बची, वही उसने पूछ ली। ठीक है जी, तो अब आपको पता है कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये टुकड़ा ले लो या ये टुकड़ा ले लो, मीडियन इस साइड का आधा लेना है, दैट इज BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 244। तो 244 244 को अगर मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 122। ठीक है, अब 81 के अंदर क्या जोड़ें कि भैया ये आ जाए, तो 2 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया 4, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 41, BC इज इक्वल टू √41, दैट इज ऑप्शन सी। अब कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत होती है, तो एक स्टेप के अंदर वो क्या करेंगे, ये 100 जो भी है 244 बटे में 2 इज इक्वल टू 81 प्लस BC स्क्वायर, फिर वो इसको काटेंगे, फिर वो लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू 122 माइनस 81, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब आप कॉन्शियसली, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चीज़ों को मेंटली इतना करने लग जाओ कि आपकी गलतियां होने लग जाएं, अपने एक्सट्रीम पर नहीं जाना, या तो बहुत ज़्यादा ही लिख देंगे, धरती पर पेड़ों की कमी हो जाए इतना ज़्यादा पेपर यूज़ कर देंगे, या फिर बोलेंगे मैं तो मेंटली ही नहीं करूँगा, सॉरी मैं तो मेंटली ही करूँगा, फिर गलतियाँ कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर मेंटली करना चाहिए, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, ताकि मिस्टेक भी ना हो, इतना लिखें और इतना लंबा भी ना लिखें कि भी टाइम लग जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादातर स्टेप्स को आप मेंटली कर पाओ। ठीक है, हम स्टेप्स को स्किप नहीं करते हैं कि स्टेप स्किप कर दिया, स्किप थोड़ी ना कर दोगे, वो मेंटली कर दोगे, लिखोगे नहीं, लिखना स्किप कर दोगे, स्टेप को स्किप नहीं करोगे। समझ रहे हो, फर्क है इसमें। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल XYZ G इज द सेंट्रोइड, G सेंट्रोइड है। इफ XY इज इक्वल टू 11, अगर XY जो है वो 11 है, YZ इज इक्वल टू 14, अगर YZ 14 है तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। कई बच्चे इस क्वेश्चन में YZ का स्क्वायर 14 का स्क्वायर यूज़ कर डालेंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GM, तो GM की यार ये बताया नहीं है क्या उसने, XZ इज इक्वल टू 7 ये बताया। ओके, तो करें, लगाएं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है जी, देखो 11 का स्क्वायर, ये आया हुआ क्वेश्चन है क्या, आया हुआ है भाई 2017 टियर 2, प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इस पूरी XM का स्क्वायर प्लस इस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब ये भी नहीं है कि यहाँ पर मैं तो लिखूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट 2 से काटूंगा, इतना भी मेरी बात को दिल पर नहीं लेना, कुल मिलाकर हमें ओवरऑल सिलेक्शन लेना है, तो स्मूथली क्वेश्चन को करना है, तेज भी होना चाहिए, गलती भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे 12 और 4 16 और 10 170, तो अब आप 2 से काट लो इसको, तो 2 8 16, 2 5 10, अब 15 में से 9 गए 6, 7 में से 4 गए 3, XM स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो XM इज इक्वल टू 6, तो ये पूरी 6 आ गई। अब आपको एक बात पता है कि सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में बांटता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर ऑफ GM इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही हैं बातें। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे, बस मैं एक थोड़ा सा एडवांस सा क्वेश्चन आपके लिए करवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, जानबूझ के करवा रहा हूँ, इससे डरना नहीं है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। देखो, इन द फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट एंगल ABC, एंगल ABC पर राइट एंगल्ड है। ठीक है, AC इज इक्वल टू 100, AC 100 है, AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF, ये सारे बराबर हैं। तो अगर ये 100 है तो 4 हिस्सों में बांट दी गई, तो 25 25 25 25। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ BD स्क्वायर, PE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, एक बार करने की कोशिश कर लो, उसके बाद हिंट दे देता हूँ। ठीक है, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर पूरी ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे तो BE जो है वो क्या बन जाएगी, BE बन जाएगी जी मीडियन। तो आप क्या लगा सकते हो, अपोलोनियस थ्योरम, इस साइड पे इस साइड पे इस साइड पे। अगर आप ट्रायंगल ABE को देखोगे तो BD मीडियन बन जाएगी, तो फिर आप अपोलोनियस लगा सकते हो ट्रायंगल ABE में, और आप ट्रायंगल EBC के अंदर फिर से अपोलोनियस लगा सकते हो, 3 बार अपोलोनियस लगा सकते हो। हालांकि एक बार अपोलोनियस लगाना बच सकता है, क्यों, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप यहाँ से मीडियन खींचते हैं तो आपको पता है दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस,
अगर आपने मीडियन खींची है ट्रायंगल की, तो यानी कि जो बी ई है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 50 है। पूरा हाइपोटेन्यूज अगर शो है तो ये 50, ये 50, ये 50, पता है आपको। ओके, एटलीस्ट ये तीसरा ये बी ई वाला जो है ये बचाया जा सकता है अपोलोनियस। अब आपको लगाना पड़ेगा 2 बार। ठीक है जी, चलो रगड़ते हैं। तो बी ई की लंबाई तो हमें पता लग ही गई, बी ई की लंबाई है भैया 2500। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर में हम इंटरेस्टेड हैं, तो चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए बी ई के अंदर लगा रहा हूं, ट्रायंगल ए बी ई के अंदर। ठीक है, ये मैं बोल के बताऊंगा खाली, क्यों, क्योंकि भाई जगह कम है अपने पास। ठीक है, प्रॉपर्टी कम है यहाँ पे। ए बी स्क्वायर प्लस ट्रायंगल ए बी ई में बी डी को मीडियन मान के अपोलोनियस लगा रहा हूँ, प्लस बी ई स्क्वायर, तो बी ई की लंबाई तो हमें पता है 50, दैट इज 2500 इक्वल टू 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस ये वाला या ये वाला टुकड़ा का स्क्वायर, तो दैट इज 625। अब ट्रायंगल बी ई सी के अंदर लगा रहा हूँ, बी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अपनी ये मीडियन का स्क्वायर प्लस ये या ये कोई भी एक टुकड़ा उठा लो 625। ओके, अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो वहां पर तो वो चीज़ है जो मुझे निकालना है, बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। बाकी सारे तो भैया नंबर ही है, बी डी और बी एफ ही निकालना है, बी ई तो अपने पास ऑलरेडी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है यार, ये अब इसको कैसे काटेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, शो का स्क्वायर, तो इन दोनों का सम है दैट इज 10,000। क्लियर है, अब कर दें, दोनों को जोड़ दें, बात बन जाएगी। तो इट इम्प्लाइज दैट, अब इन दोनों में जो 2 कॉमन है इसको मैं इधर लाकर काट दूं, तो यहाँ पर एक तो 10,000 है, इधर ही आएगा तो कटेगा, तो हाफ करेगा 10,000 का हाफ 5,000, 2 बार 2500 है उसका हाफ 2500, 5,000 और 2500 7500 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। मैं होता तो यहाँ पर ऐसे लिख लेता, जो मैंने निकालना है ऐसे, ये पूरा डिटेल में नहीं लिखता, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। प्लस ये हो गया 1250। ठीक, मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस 250, तो मैं प्लस 2,500, तो मैं 1250 दोनों तरफ जोड़ देता हूँ। मैं अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं चाहता, ये नहीं है कि इसको मैं घटाऊँ फिर 2,500 जोड़ूँ, इससे 1250 बड़ा निकालना है, तो दोनों तरफ 1250 जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8750, ऑप्शन सी। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है जी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फिर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेट करेंगे एक्सटीरियर को। जिसको नॉर्मली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं वो इंटीरियर एंगल के लिए होता है, जो एक्सटीरियर एंगल के लिए होता है उसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो देखो एंगल ए 2 तरह से हो सकता है, आप लाइन बनाओगे तो एक्सटीरियर हो जाएगा, कहीं पर भी बनाओगे तो अदरवाइज इंटीरियर है। तो एंगल ए के इंटीरियर एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं तो ये एंगल जिन 2 लाइनों से बना है यानी कि ए बी और ए सी, उन दोनों की लंबाई का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में इसने सामने वाली साइड को बांटा है, बी डी इज टू डी सी। क्लियर है, अब तक आपको ये याद भी हो गया होगा, आप बोलोगे जी हाँ सर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है भला। अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, थोड़ी सी ऐसे तिरछी बनाऊंगा तो बढ़िया बनेगी, मैं इसमें एक्सटीरियर एंगल ए लूं, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाली भुजा बीसी को काटेगा, जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली भुजा बीसी को काटेगा। आप बोलोगे सर यहां पर तो नहीं काट रहा, एक्सटेंड करने पर काटेगा, डी मान लो डी पर काट रहा है, डी पर काट रहा है, जी हाँ सर ये एंगल बाइसेक्टर है। उसी से रिलेट करके आप इजीली लिख सकते हो, कैसे, जिस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मैंने लिया है, एंगल ए का लिया था, तो ये एंगल ए बी और ए सी से बनता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो यहाँ पर भी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर लिया, भले ही एक्सटीरियर का लिया हो लेकिन लिया तो एंगल ए एक्सटीरियर का है ना। तो एंगल ए को बनाने वाली ट्रायंगल की कौन सी 2 साइड हैं, वही 2, ए बी और ए सी।
फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने जब ए बी लिखा, जब आपने ए बी लिखा तो उसके अंदर जब आपने ए बी लिखा तो आप बी से लेकर उस पॉइंट तक गए थे जहां पर एंगल बाइसेक्टर ने काटा है, तो बी डी। जब आपने ए सी लिखा तो उसके सामने आपने लिखा था सी से उस पॉइंट तक गए थे जहां पर एंगल बाइसेक्टर ने काटा है, सी डी। डिट्टो यहां लिखेंगे। जब मैंने ए बी लिखा तो ए बी के सामने मैं लिखूंगा ए बी, मैं बी पर उतरा हूं तो बी से जहां पर एंगल बाइसेक्टर ने काटा है, भले ही एक्सटेंड करके काटा हो, बी डी। ठीक है। जब मैंने ए सी लिखा तो सी से एंगल बाइसेक्टर ने जहां पर काटा है, सी डी। आपको परेशानी नहीं होगी कभी भी रटने में। ठीक है। जिस साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो साइड जहां पर उतरी है वहां से लेकर जिस पॉइंट पर काटा गया वहां तक जाओगे। ठीक है। तो अब याद रखने में कभी परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो एक बार करके दिखा दो फिर क्वेश्चन। इन द फिगर AD इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAC। एंगल EAC का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ये। ठीक है, वही एंगल बाइसेक्टर वाली। तो साइन एंगल ACB अपॉन साइन एंगल ABE। साइन को मैंने पहले यूज़ कर लिया, पर चलो कोई नहीं। साइन एंगल, इससे डरना मत। ठीक है, मैं जस्ट आपको इनके ऊपर एक आधे क्वेश्चन करवाऊंगा तो थोड़े से बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के करवा देता हूँ। ये बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट आएगा, सीधा डायरेक्ट है। यहाँ पर आपको इन दोनों की लंबाइयाँ बताई जाएगी, यहाँ पर किसी एक चीज़ की लंबाई बताई जाएगी, दूसरे की पूछी जाएगी। तो वो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसके अंदर ही इम्बेडेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो ना हो उनसे डरना मत। ठीक है, साइन रूल वगैरह का भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा इसके माध्यम से। इस तरीके से बनाए गए हैं। देखो, तो साइन एंगल ACB, साइन एंगल ACB एंड साइन एंगल ABC। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो साइन रूल है वो क्या बताता है? साइन रूल ये बताता है कि ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लंबाइयों का रेशियो, इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड की लंबाई का अगर रेशियो निकालूंगा तो इस ट्रायंगल के सामने वाले एंगल का साइन, सॉरी, इस साइड के सामने वाले एंगल का साइन और इस साइड के सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो निकाल लूं। अगर आपको ये ना समझ में आए तो अभी बताता हूं। देखो, दो तरीके से बताऊंगा। इसके सामने वाली साइड की लंबाई A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर ऐसे लिखा हो A अपॉन 2 इज इक्वल टू B अपॉन 3 इज इक्वल टू C अपॉन 4, तो इसका मतलब होता है A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू 2 इज टू 3 इज टू 4। ऐसे ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो साइड्स की लंबाइयाँ हैं उनका रेशियो हमें मिलता है उस साइड के सामने वाले एंगल के साइन जो हैं उनके अगर हम रेशियो लिख लेंगे तो। ठीक है, या फिर यहीं से आप क्या कर सकते हो, देखो सिर्फ इन दोनों को मैं अगर इक्वेट करूं, इस B को नीचे लेकर आ रहा हूं, A अपॉन B इज इक्वल टू A ऊपर चला जाएगा साइन A अपॉन साइन B। कि साइड A और B की लंबाइयों का जो अनुपात है वो है A के सामने एंगल A है, B के सामने एंगल B है, उनके साइन के अनुपात के बराबर। तो बात समझ में आ गई। तो इस चीज़ को जब आप समझ जाते हो अच्छे से तो क्या है कि आपको ये साइन रूल जो है लिखना नहीं पड़ता मेरे भाई, आप समझ चुके हो कि उसने क्या बताया। उसने बताया है एंगल ACB का साइन और एंगल ABC के साइन का रेशियो 8:5। तो इसके सामने वाली साइड अगर 8 है, 8A मान लूँ, तो इसके सामने वाली साइड 5A है। इन साइड्स की लंबाइयों का रेशियो मिल गया मुझे। ठीक है, तो अगर मैं A ना मानूँ, आप सिर्फ इतना, चलो A ही मान लेते हैं या फिर, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर भी अलग रेशियो होएगा। तो आप सिर्फ ये मान लो इनका रेशियो 8:5 है। ओके जी। देन BC इज इक्वल टू 24 और जो BC है ये एग्जैक्ट वैल्यू है 24। अब ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, तो आपको एक बात पता है, अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरे रंग से लिखूंगा मैं, कि AB और AC का आपको रेशियो पता है 8:5 है। तो AB का रेशियो AB अपॉन AC, एक बार लिख के बता ही देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो। AB अपॉन AC कैसे हम लिख सकते हैं? AB अपॉन AC। तो AB B पर उतरा है तो B से लेकर D तक जहां पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर काट रहा है, PD अपॉन C से लेकर D तक CD। तो एक्चुअल में एग्जाम में मैं इसको लिखूंगा नहीं। मेरे को एक बात पता है कि अच्छा AB इसका और AC इनका जो रेशियो है वही रेशियो है AB यानी कि BD, इसको मैं लिख दूंगा 8 और CD इसको मैं लिख दूंगा 5। ये 5 है, ये 8 है, तो ये हो जाएगी 3।
ठीक है। तो ये 3 का 8 गुना, अब यहाँ पर 8 का 3 गुना मत कर देना, ये अलग रेशियो है, नीचे अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। ठीक है। 3 का 8 गुना, 5 का 8 गुना 40। वो जनरली या तो ये पूछता है, मोस्टली तो वो यही पूछता है, या फिर इन दोनों का सम पूछ लेगा। क्या पूछा है उसने? सी डी इक्वल टू 40। ठीक है जी, आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट बताओ। ए बी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। ए बी हाइपोटेन्यूज है। ए बी हाइपोटेन्यूज है तो ए बी सी। बी सी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए। मीट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए। बी सी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसके एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पर मिलती है, ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। एट डी ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी की लंबाई बतानी है भाई। इफ साइन बी, तो साइन बी, तो साइन थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या है ये, और हाइपोटेन्यूज क्या है ये। ठीक है, तो उसने आपको ए सी और ए बी का रेशियो बता दिया। उसने किसने? मैंने ही बनाया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका और इसका, तो क्वेश्चन कैसे भी बनाए जा सकते हैं, किन्हीं भी 2-3 कंसेप्ट को मर्ज कर दो, क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसका और इसका उसने रेशियो बता दिया। तो 3, 4, 5 वाली ट्रायंगल है, तो अगर ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 है, ये तीनों का रेशियो है 3, 4, 5। ठीक है, आप बोलोगे जी हाँ सर। और मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया है भैया, अगर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अगर 5 है और ए सी 3 है, तो ए बी, तो बी से लेकर डी तक ये पूरा 5 होएगा, और ए सी 3 है तो सी से लेकर डी तक ये 3 होएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, ये बच गया बाकी का 2 यूनिट। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक किया हमने? जी हाँ, ठीक किया। अगर बी सी की लंबाई 20 है, अगर बी सी की लंबाई 20 है तो इसको मैंने कर दिया 20। अब ये जो ऑरेंज कलर की चीज़ें हैं इनका एक रेशियो है, वाइट कलर की वैल्यूज़ हैं वो अलग रेशियो में है, एक अलग रेशियो है इनका, और ये ऑरेंज वाली है इनका भी एक रेशियो है। तो ये 20 हो गई, ये 30 हो गई। अब देखो एक्चुअल वैल्यू है 20 और 30, उसने एक्चुअल वैल्यू बताई थी 20। अब 4 का 5 गुना है तो 3 का 5 गुना ये 15, 5 का 5 गुना 25। अब ये जो मैंने ऑरेंज में लिखी हैं ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ऑरेंज में लिखी सारी वैल्यूज़। ठीक है, उसने क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है ए डी की लंबाई क्या होगी। तो अब आप इजीली बता दोगे। ट्रायंगल ए सी डी के अंदर 2 साइडें पता है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, बताओ कौन बता सकता है? तो मैं 15 से अगर काट दूँ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 15 में ऑलरेडी लिख दूँ, तो लगाओ इनके ऊपर पाइथागोरस। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, √5, 15 √5। कैसा क्वेश्चन बनाया मैंने, बताओ? ना डिफ़िकल्ट है, ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है कि अजीब सी है, या कई बार ये भी होता है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया कि जो इरिलेवेंट हो जाए। नेचर ऑफ क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको कैसे याद रखेंगे बताता हूँ। पहले सिंपल जो अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है उसकी मदद से ही इसको याद रखेंगे। एंगल बाइसेक्टर है, हाँ। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एंगल बाइसेक्टर में जिन साइड्स के बीच में से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगा, या फिर ऐसे बोलते हैं सामने वाली साइड यानी कि बी डी इज टू डी सी इस रेशियो में बांटा है, सामने वाली साइड को इस रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में उसकी इंक्लूडिंग साइड है। बी डी इज टू डी सी इज ए बी इज टू ए सी। ठीक है, तो बी डी और डी सी का क्या रेशियो होगा ये डिपेंड करता है कि ये वाली साइड क्या है, बी डी की लंबाई डिपेंड करती है कि ये वाली साइड क्या है, और डी सी की लंबाई डिपेंड करती है कि ये वाली साइड क्या है। ठीक है जी, लेकिन जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है मेरे भाई, अब एक्चुअल में ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, बट इसका नाम जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रख दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैथ वालों ने रख दिया है, अब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर नहीं है, अनइक्वल हिस्सों में इसको तोड़ रहा है, बट उसी के तरह है। वो थ्योरम इससे बना है, ये पापा है वो बेटा है।
ठीक है भाई। अब देखो, तो बी डी इज टू डी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन अल्फा अपॉन ए सी इंटू साइन बीटा। ओके, अब देखो, अब आएगा मजा बरसात का। ठीक, देखो जो बी डी की लंबाई है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है एक्चुअली। एक तो इस साइड के ऊपर, ये तो आप पहले ही फील कर चुके हो, और इसके सामने वाले एंगल के ऊपर, इसके सामने वाले एंगल के साइन पर एग्जैक्टली। सी डी की लंबाई दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो इस साइड पर जो आप पहले ही फील कर चुके हो, और इसके सामने वाले एंगल के साइन पर। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी गुणा में था एंगल का साइन, लेकिन जो एंगल था वो इक्वल था भाई, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो वो कट गया। एक्चुअल में अगर आप कोई भी लाइन खींचते हो, अभी इसका एंगल बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं है, अगर आप कोई भी लाइन खींचते हो, वो सामने वाली साइड को जिस रेशियो में बांटती है, वो रेशियो बीडी और डीसी का रेशियो डिपेंड करता है। बीडी डिपेंड करती है ये कितनी लंबी है और सामने वाला एंगल कितना बड़ा है। भैया ज़्यादा मुंह खुला है तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी बीडी, अगर ए भी ज़्यादा बड़ी है तो ये बीडी भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस साइड पर और इसके साइन पर, ये डिपेंड करती है इस साइड पर और इसके साइन पर। दिस इज एक्चुअल थ्योरम जहाँ से वो बना है। ठीक है, ये पापा है वो बेटा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। दिस इज जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊँ मैं। ये बताओ, अभी एक आधे क्वेश्चन इसके अंदर, एक आधे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आए हैं, आए हुए हैं, एक आधे मैंने बनाए हुए हैं। ठीक, जो आया हुआ होगा वो बताऊंगा। इन द गिवन फिगर ए डी इज द मीडियन, अगर ए डी मीडियन है तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी। ओके जी, तो मैंने आपको एक बात बताई है क्या, कि बी डी इज टू डी सी का जो रेशियो है वो डिपेंड करता है, बी डी डिपेंड करती है इन दो चीज़ों पर, ये और ये, सॉरी √5 इंटू साइन, सामने वाले एंगल का साइन, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। ओके, डी सी डिपेंड करती है √10 और सामने वाले एंगल का साइन, यानी कि √10 इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। और आपको पता है ये मीडियन है तो बी डी इज टू डी सी इज 1/1, दिस इज 1/1। तो √5 से मैं इसको काट सकता हूँ √2 पर, तो साइन थीटा अगर उधर चला जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कुछ ने थीटा ही पूछा है, कुछ और पूछा है, थीटा ही पूछा है, दैट इज ऑप्शन बी 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, मैंने ही बनाया ये क्वेश्चन भी। इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, ए डी की लंबाई बताओ अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये लाइन है ए डी, इसने सामने वाली साइड को इस रेशियो में बांटा है। ठीक है, किस रेशियो में बांटा है भाई, इस रेशियो में बांटा है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये वाली लंबाई और सामने वाले एंगल का साइन, तो 6 इंटू साइन थीटा, और सामने वाले एंगल का साइन और ये वाली लंबाई 2√6 और साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2। ओके, तीन दूनी 6, अगर ये दो इधर आएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। उसने हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ए डी। अगर साइन थीटा 45 है, ये अगर 45 है, ओके जी, आगे हम क्या कर सकते हैं भैया, ये 45 है, चलो कुछ ना कुछ गिवन होएगा। एक तो मैं कोसाइन लगा सकता हूँ, लेकिन वो मैं लगाऊंगा नहीं, यहीं पर देखते हैं क्या हो सकता है, उसने और कुछ तो बताया नहीं है। ये 6 है और ये 3√2 है। ओके, मैं यहाँ पर एक तो ये काम कर सकता हूँ, साइन 45, चलो देखते हैं, इन दोनों का मैं रेशियो देख लेता हूँ एक बार। 3 दूनी 6, इससे वो √2 गुणा है ए डी की लंबाई 45 है। ये 30 है, 75, 2√6, बड़ी वाली ट्रायंगल देखूं क्या, इसका ये √6 है वो डबल है। अच्छा, यहाँ पर मुझे पता चलेगा, यहाँ पर देखो बहुत पहले बनाया था इक्वेशन, देखो खुद ही बनाया था मैंने इक्वेशन, मेरे को अब याद करना पड़ा। 30 के सामने अगर √6 है, 30 के सामने साइड की कुछ लंबाई है और उससे डबल कहीं पर लंबाई है, तो ये इसका मतलब ये 90 होएगा। 30-60 वाली ट्रायंगल जो है, 30
60 90, 30 के सामने अगर कुछ लंबाई है तो 90 के सामने डबल होती है, 60 के सामने √3 होती है। तो 30 के सामने जो लंबाई है उससे डबल है इसकी लंबाई, तो इसका मतलब ये 90 है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, और ये 45 है, ये 90 है तो ये 45 है। अगर 45 के सामने 3√2 है तो 45 के सामने 3√2 हो जाएगा। सो दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाऊँ अब। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2017 टीयर 2 में CCL में। ये करो। इन द गिवन फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8। जो स्क्वायर है उसकी साइड 8 है। ओके 8 है, सारी साइड्स 8 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ? तो एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद करें। हिंट दे रहा हूँ अब। किसी भी ट्रायंगल के अंदर उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो उस रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में उसके बेस को बांट दिया इस साइड ने। एरिया का रेशियो भी यही होएगा, पहले बता चुका। ठीक, तो सर यहाँ पर ये कैसे लगेगा? देखो, आप पूरी ट्रायंगल PQR का एरिया तो निकाल ही सकते हो। हाँ जी सर, निकाल ही सकते हैं। तो उसने इसका पूछा है, तो आप निकाल सकते हो कि इसके बेस को किस रेशियो में बांटा। अब इसका एरिया भी निकाल दोगे, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल ही दोगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। उसके बाद जिस रेशियो में बटा होगा आप निकाल सकते हो। तो इसका बेस किस रेशियो में बटा है, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 टीयर 2 CCL। ठीक, तो देखो जी, यहाँ पर क्या बताया है? एंगल PQO दिस इज इक्वल टू 60 एंड दिस इज इक्वल टू 30। ये 8 है, ये 8 है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल PQR के अंदर जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दूँ। ठीक है, तो PO इज टू OR इज इक्वल टू PO दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, 8। देखो कई बार ये एंगल बराबर हो जाता है अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो। अब यहाँ पर उसने स्क्वायर को बराबर, स्क्वायर की साइड बराबर है तो साइड बराबर हो गई है। लेकिन हमें जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, लोग अलग अलग केस याद रखते हैं, पता है अब इसको आपको, इसके अलग अलग केस याद रखते हैं। ये हो तो ऐसे करो, ये हो तो ऐसे करो, बच्चों को भी अलग अलग ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो sin 60 इज इक्वल टू √3/2 और OR डिपेंड करेगा 8 पर, इसके sin 30 पर। sin 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो √3:1। ये अगर √3 है रेशियो, ये 1 है, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं। पूरी ट्रायंगल का एरिया होएगा स्क्वायर के एरिया का आधा। स्क्वायर का एरिया 8 8 64, डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बांटता है तो वो हो गया 32। आप बोलोगे जी हाँ, उसमें से √3 डिवाइडेड बाई √3 + 1, उस एरिया को √3:1 रेशियो में बांटना है। तो √3 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ऐसा नहीं है ऊपर है सब कुछ, तो √3 + 1 को ऊपर लाओगे तो √3 - 1, और ये साइन बदल जाएगा और नीचे क्या छोड़ के आएगा? इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 2 से इसको काटूंगा 16, तो आंसर विल बी 16। ऐसा कुछ है नहीं है, तो √3 को अंदर भेजो, 3 - √3, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 2013 टीयर 2 का क्वेश्चन। 2013 टीयर 2 में इस कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछ चुका है। देखो एग्जाम, इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू दिस, एंगल C इज इक्वल टू दिस। तो पाई को 180 डिग्री के बराबर रख सकते हैं। अगर हमें डिग्रीज में एंगल चाहिए तो ये उसने रेडियन में बता रखा है, तो 180/3 यानी कि 60। ठीक है, 180/4 यानी कि 45। ठीक है, D डिवाइड्स BD इंटरनली इन 1:3। D डिवाइड्स BC ओके इन 1:3। ये 1 है तो ये 3 है। ओके, देन साइन BAD, तो साइन BAD एंड साइन CAD, इन दोनों एंगल्स को यूज़ किया है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा, सामने वाले का रेशियो बता दिया, इन दोनों को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि BD/DC इज इक्वल टू, BD डिपेंड करता है इस पर और सामने वाले के साइन पर, यानी कि AB इंटू साइन एंगल जो उसने बोला है BAD। 2013 का टीयर 2 का क्वेश्चन है, और ये DC डिपेंड करता है इस पर और उस पर। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, बार बार एग्जाम में मत बनाने लग जाना। साइन एंगल CAD
ठीक है जी, मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मुझे पास ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो ये तो मेरे पास है, PD/DC तो मेरे पास है, PD/DC आई हैव 1/3। अब मेरे पास होना चाहिए AB/AC। अब AB/AC कैसे निकालोगे बताओ भाई? AB ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो कैसे बताओगे? तो मैंने क्या बताया, साइड्स का रेशियो मिल जाएगा अगर उनके सामने वाले एंगल पता हो। तो साइड्स का वही रेशियो होगा जो उनके सामने वाले एंगल्स का साइन होएगा। AB के सामने है 45 तो साइन 45, साइन रूल यही तो बताता है। और AC के सामने है 60 तो साइन 60। साइन 45 इस 1/√2, साइन 60 इस 1/2। सॉरी, माफ तो कर दोगे ना, साइन 60 को 1/2 लिख दिया, √3/2। ठीक है, तो √2 से कट जाएगा, √2/√3। अब इनको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, BD/DC 1/3। अब मैं AC/AB इसको इधर ही ले आता हूँ, इसको इधर ही ले आता हूँ, तो इसको इधर लाऊंगा तो √3/√2। ठीक है, इज इक्वल टू जो हमें चाहिए वो राइट हैंड साइड पर क्यों बार बार लिखें, तो इससे मैं काट दूंगा √3, 1/√6। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब एक और चीज़ आपने नोट्स में देखी होगी, मैंने वहाँ पर आपको याद नहीं कराई, तो आपका दिल तो नहीं टूट गया कि अरे इसके बारे में नहीं बताया। टेंशन मत लो, इसको भी रटवा दूंगा। प्रूफ नहीं बताऊंगा, प्रूव कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं रटवा ही दूंगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा। देखो, किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, आपको दिख भी रही हैं ये पैरेलल हैं, उसका आइसोस्केलस होना जरूरी नहीं है, भले ही आइसोस्केलस दिख रहा हो। किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB इंटू CD। अब मैं इसको आपको इसको रटवाऊंगा कैसे, देखो यहाँ पर बात चल रही है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम की। ठीक है जी, इसको प्रूव कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, पूरा प्रूफ नहीं बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, आपको याद रहेगा। इसको प्रूव करते हैं यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करके, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करके। ठीक है, अगर आप यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करते हो देन उस केस में क्या होता है, इसके सामने ये साइड आती है AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो AD का स्क्वायर लिया जाएगा और इसके सामने आती है BC स्क्वायर। देखो ऑपोजिट साइड है, इनका स्क्वायर लिया जाएगा। मामला क्या है, ये याद नहीं होता ये थ्योरम कई बार, क्यों, हमें पता नहीं कौन सी दो साइड का स्क्वायर लेना है, कौन सी दो को 2AB। अदरवाइज तो ये इस टाइप का है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इस टाइप का फॉर्मेट है कुछ, मतलब उससे मिलता जुलता है, एग्जैक्टली इस टाइप का नहीं है। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता कि पैरेलल साइड्स का स्क्वायर लेना है और बाकी दो को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, या फिर नॉन पैरेलल साइड्स का स्क्वायर लेना है। तो भैया ये प्रूव होता है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो 90 के सामने ये वाली है और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये प्रूव हो जाता है। तो इसका स्क्वायर होएगा और इसका स्क्वायर होएगा, बच की ये दो साइड, तो ये हो जाएंगी 2AB इंटू CD। ठीक है, रटने का तरीका बता दिया है, पाइथागोरस लगाकर इजीली प्रूव कर सकते हो। इतना इजीली तो नहीं, आपको मैं बता ही देता हूँ, मतलब किसी को करना ही हो, अदरवाइज मत करना बेशक से। इसको H मान लो, इसको H मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, जब आप इसको X मान लो, इसको Y मान लो। जब आप AB को लिखोगे, जब आप AY को लिखोगे तो लिख देना AB माइनस B, ये ऐसे करके हो जाता है। बस अब कदम बात, इतना मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है प्रूफ आपके लिए। समझ में आ गई बात? इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊँगा नहीं। रिजल्ट को याद रखो। अगर ये याद कैसे होएगा, अगर ट्रेपेजियम के डायगोनल्स के स्क्वायर का सम पूछा है तो। नेक्स्ट, दो थ्योरम और मैं आपको यहाँ पर याद करवा देता हूँ, प्रूफ नहीं बताऊंगा, याद करवा दूंगा। इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, आपको कैसे पता चला कि ये आ सकता है, ऐसे कुछ भी आ सकता है, मैथ्स इतना बड़ा है ना, मेरे को कैसे पता चला? ये दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। मान लो कैट में एक आधी बार ये पूछ लिया, ऐसे CDS में एक आधी बार कोई सा पूछ लिया, तो और SSC में मान लो आज तक इसने शक्ल नहीं दिखाई है, मैं आपको बता दूं कि ये दिस इज एक्सपेक्टेड। ऐसी चीज़ नहीं कराऊंगा जो कहीं पर भी पूछी नहीं जा रही है, ऐसी लाखों चीज़ें हैं। ठीक है, सेंस बनाती है ना ये चीज़। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ये दो थ्योरम हैं, ब्रह्मगुप्तास थ्योरम एंड पटोलमी थ्योरम हैं। दोनों को इजीली मैं रटवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। मैं जब हूं आपको याद करवाने के लिए, तो देखो जरा, पहले मैं आपको पटोलमी ब्रह्मगुप्ता
एक्चुअल में पटोलमी नहीं है, टोलमी है, पी साइलेंट है, जैसे साइकोलॉजी में होता है। टोलमी में वो मज़ा नहीं है जो पटोलमी में है, तो इसलिए मैं पटोलमी ही बोलता हूँ। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स की लंबाई मैंने अज्यूम कर ली, ए, बी, सी और डी। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट सेमी पेरीमीटर होएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर लगता है ये बस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी। आप बोलोगे सर ये तो देखा देखा लग रहा है, हीरोन्स फॉर्मूला जैसा है ये तो, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला जैसा। तो हीरोन्स फॉर्मूला इसी का बेटा है। कैसे? देखो, अगर मैं, इसीलिए अब आपको ये याद भी हो जाएगा, अगर मैं इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस साइड को ऐसे छोटा कर दूं, ये जिसको हमने डी माना है, इसको मैं छोटा कर दूं, क्वाड्रिलेटरल को ऐसे बना दूं, तो भी ये लगेगा ही। आप बोलोगे जी हाँ सर लगेगा। इसको मैं और छोटा कर दूं तो भी ये लगेगा। मैं इसको इतना छोटा कर दूं कि ख़त्म ही कर दूं, डी की वैल्यू 0 ही हो जाए। अच्छा सर आपने चौथी साइड ख़त्म ही कर दी, तो ये तो एक वो बन गई, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बन गई। हाँ जी, तो अगर मैं डी को 0 कर दूंगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी खत्म हो गया तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ट्रायंगल का एरिया। अब सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है, तो ये तो ऐसी ट्रायंगल का होगा जो सर्कल में आ सकती है। तो दुनिया की सारी ट्रायंगल सर्कल में आ सकती हैं, दुनिया की हर एक ट्रायंगल के बाहर सर्कल बन सकता है, तो ये सारे ट्रायंगल्स के ऊपर लागू हो गया। फिर इसी का बेटा निकला ना हीरोन्स थ्योरम। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हीरोन्स ने इसके बाद निकाला था, हमें इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लोग ऐसे लड़ते रहते हैं कि उसने ये थ्योरम निकाला था, उसने ये थ्योरम निकाला था, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी आदमी था, वो भी आदमी था। अगर कोई कुत्ता भी थ्योरम निकाल दे तो कोई नहीं, वो भी प्राणी है बेचारा, उसने भी निकाल दिया अपना, क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई, तुम पढ़ लो, लड़ क्यों रहे हो, हमारे देश वाले ने निकाला, हमारे देश वाले ने। समझ में आ गया, ये अब आपको याद हो जाएगा, ब्रह्मगुप्ता थ्योरम। ठीक है, अब नेक्स्ट है टोलमीज थ्योरम या पटोलमीज थ्योरम। अब ये क्या है यही बता देता हूँ। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है भाई, खुद लिख लेना आप। चलो, या फिर रब नहीं करता हूँ, मैं ये करूँ, गुलाबी रंग से अलग से लिख देता हूँ टोलमीज। ठीक है, ये हो गया अपना ब्रह्मगुप्ताज, ये लो। तो ये जो पटोलमी है ये बोलता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट मैं बता सकता हूँ, ये ऐसे बोलता है, उसके डायगोनल्स जो हैं उसका प्रोडक्ट, यानी कि ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू वट, तो ये होएगा ओपोजिट साइड्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ए बी इंटू सी डी प्लस ये जो ओपोजिट साइड है इनका प्रोडक्ट, यानी कि बी सी इंटू ए डी। जो ओपोजिट साइड का पेयर्स हैं उनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट और उनका सम। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद रखेंगे, थोड़ी देर रुको बस, इसका आगे एक और बोलूँ या फिर इसी के ऊपर करवा दूँ, एक और ले लेता हूँ। देखो, अगर मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ फिर आप कभी भी ये भूलोगे नहीं। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये साइड हो गई अपनी ए और ये साइड हो गई अपनी बी, ये साइड हो गई सी। आपको एक बात पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे जी हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम तो पता है। अब अगर मैं इसी बी के पैरेलल यहाँ पर एक खींच दूँ ये, तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये बी हो गई, और इसी ए के पैरेलल यहाँ पर खींच दूँ, हाँ जी सर ये ए हो गई। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, मेरे पास था ए स्क्वायर, तो मैंने उसको एक ए को यहाँ पर रखा, एक, या फिर छोड़ दो अभी, ये सी है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ पर बना दूँ, इसके पैरेलल यहाँ पर बना दूँ, और ये एक डायगोनल खींच दूँ, अगर इस डायगोनल की लंबाई सी है तो इस डायगोनल की लंबाई भी सी होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर, यानी कि दोनों डायगोनल्स की लंबाई, ये भी सी है ये भी सी है, दोनों डायगोनल्स की लंबाई का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ओपोजिट साइड जो है बी स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस में ए इंटू ए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्यों लग गया, इसके ऊपर लग गया ना वही अपना पटोलमी वाला थ्योरम। क्यों लग गया है सर, बिकॉज हर एक ट्रायंगल जो है वो साइक्लिक होती है, तो आप इससे उसको याद रख सकते हो, कभी भूल भी जाओ तो इसको निकाल सकते हो। ट्रायंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं सी और सी। अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो, सॉरी रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल नहीं भी है तो वो ये थ्योरम फॉलो करेगी, बट रेक्टेंगल से हम याद रख सकते हैं कि दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट का सम। पटोल में क्लियर है भाई। अब मैं आगे बढ़ जाऊं। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि नहीं। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल की कोई भी सर्कल है उसके बाहर अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये यूज हो चुका है ज़्यादा बार, काफ़ी बार ये यूज हो चुका है अपने एग्जाम में, ठीक है। इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या करती हैं, वो पेरीमीटर को भी 2 बराबर हिस्से में बांट लेती हैं। अगर सर्कल का सेंटर है ओ, ए बी जो ऑपोजिट साइड है ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड का सम बराबर है प्लस ए डी इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर को 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया, जो ही पूरा पेरीमीटर था आधा इन दोनों साइड के हिस्से में आ गया, आधा इनके हिस्से में आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों साइड मिलकर एंगल बनाने लग जाएं, यानी कि एंगल डी ओ सी, और इसके सामने वाली पार्टनर क्या है ए बी साइड है, वो क्या बना रही है एंगल ए ओ बी, तो ये जो पूरा एंगल बनता है ना सेंटर पर उसको भी आधा आधा बांट लेंगी। एंगल ए ओ डी, ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम बोल सकते हैं कि पूरे एंगल का हाफ, ठीक है। ये एरिया को भी आधा आधा कर लेती हैं यार, यानी कि अगर ये एरिया मैं ए बोल दूँ, ये बी बोल दूँ, ये सी बोल दूँ, ये डी बोल दूँ, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल प्यार से ज़िंदगी जी रही है, जैसे लूडो का गेम हो। अगर आपको याद हो तब भी मेरे को लूडो ध्यान में आया था, आमने सामने वाले टीम में होते हैं तो अपना आधा आधा करके चल रहे हैं, सारी चीज़ों का आधा आधा बांट के ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं प्यार से, ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं तुम्हारी तरह। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर अपने ज्योमेट्री, हाँ एक और चीज़, चलो ये थैंक गॉड मेरे को याद आ गई। देखो भाई एक और थ्योरम बताऊँगा, ये मैं इसीलिए बताऊंगा, अभी कई बच्चे बोल देते हैं वो वाला बताए नहीं, शायद सर को वो वाला थ्योरम आता नहीं। भाई थ्योरम इतने हैं कि आप मर जाओगे याद करते करते, सिर्फ नाम, थ्योरम ख़त्म नहीं होंगे। तो ये मेरे को नहीं लगता है एग्ज़ाम में आएगा, जस्ट 1 मिनट में आपको मैं बता देता हूँ कि हाँ ये है क्या। अब इसके अलावा मेनोलॉज थ्योरम हो गया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने थ्योरम है भाई, ये ना आए हैं किसी एग्ज़ाम में, देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी ये मैं बता देता हूँ। क्यों बता रहे हो सर फिर ये वाला थ्योरम, क्योंकि ये बहुत घूमता है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इन ग्रुप्स में जो बच्चे जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं, तो उससे आप क्या हो जाओगे, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, या फिर अभी नाम देख के ही छोड़ भी सकते हो आगे। या फिर इसको याद करने का तरीका बता दूं। अब ये किस किस चीज़ की रिलेशन है वो बता देता हूँ। ये रिलेशन है किसी भी ट्रायंगल की, देखो इस साइड की लंबाई सी, इस साइड की लंबाई बी, एंगल ए के सामने ट्रायंगल की साइड की लंबाई है, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई, और जो कोई भी उसने हमने CVN खींची हो, कोई भी लाइन कहीं पर भी खींचती हो, उस साइड की लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ डी डिस्टेंस मान लेता हूँ ए और डी के बीच में, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि m/n रेशियो में डी ने बांटा है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे रटता हूँ कि ऐसे ऐसे, दिस इज इक्वल टू ऐसे और ऐसे, ठीक है। देखो CNC प्लस BMB ये प्रोडक्ट है इनका, इसको हम ऐसे लिखेंगे C²N या NC² या B²M कैसे भी, इज इक्वल टू ऐसे। तो DAD डैड, मैंने नोट्स में बताया भी, इसको आप कैसे रट सकते हो, MAN मैन, कि मैन एंड डैड, एक आदमी और उसके पापा ने बॉम्ब रख दिया सिंक में, मैन एंड डैड पुट बॉम्ब इन सिंक, ठीक है। D² प्लस MAN, इसको कैसे भी लिख लो आप, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता यार ये आएगा। अब लोग क्या करते हैं, इसको एंगल बाइसेक्टर बना देंगे, अलग थ्योरम यूज़ कर लेंगे, इसको मीडियन बनाने का अलग थ्योरम इसका रट लेंगे, हैं। मेरे को इतनी फुर्सत नहीं है फालतू की चीज़ें रटूँ और मैं आप लोगों को रटवाऊँ, जस्ट इसलिए बता दिया क्योंकि ये बार बार ये फैला हुआ है, बच्चे पूछते हैं, दूसरे का कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। मेरे को तो ये आता है, तेरे को नहीं आता तो पीछे रह जाएगा। तो इन चीज़ों से नहीं डरना है, ऐसे ऐसे 1000 चीज़ें हैं। कोई अगर आपके सामने एक लेकर आए कि भाई जो 2000 और पड़ी है ना वो भी ले आ, तू उन्हीं में अपना टाइम लगा दे, मेरे को काम का पढ़ने दे। अब ये गाइडेंस भी ज़रूरी है आज के दौर में, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है।
यहाँ पर भी मेरे को थोड़ी सी एनर्जी तो लगानी ही पड़ती है, क्योंकि ये ज़रूरी है। यहाँ पर एनर्जी ना लगाऊँ, कई भोले भाले बंदे भटक जाएंगे बेचारे। अब मेरे ऊपर भरोसा करके आए हैं तो ये जिम्मेवारी भी मैं ले रहा हूँ कि हाँ ये थोड़ी गाइडेंस भी दे दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर अपनी ज्योमेट्री खत्म होती है, सिर्फ एक MPG बचता है, एक क्लास के अंदर करवा दूंगा, ठीक है भाई। अगली क्लास में मिलते हैं।